नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। 2019 के इलेक्शन के रिजल्ट को याद कीजिए। पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार में थी। 2019 से 2024 तक बीजेपी ने किसी की भी नहीं सुनी और अपने मन से ही पूरे देश को चलाने की कोशिश की। इसी बीच में बहुत सारे लोग यहाँ तक कहना शुरू कर दिए थे कि ये तानाशाही की तरह देश चला रहे हैं, डेमोक्रेसी हमारे देश से खत्म हो रही है। ठीक 2024 के इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आता है, आम जनता ने यह दिखा दिया कि देश में आज भी डेमोक्रेसी है। अगर वो खड़ी हो जाए तो किसी से बड़ी सत्ता को गिरा सकती है। इसी तर्ज पर देश की जनता ने विपक्ष को खड़ा किया और उसको 234 सीट दी और सदन में इस तरीके से खड़ा कर दिया कि सत्ता पक्ष जो 2 बार से लगातार पूर्ण बहुमत का स्वाद चखे हुए था, वो उसको इस बार अल्पमत का स्वाद चखाकर ही छोड़ा आम जनता ने, और उनको एक गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। लेकिन कहते हैं ना कि आदमी की फितरत कभी नहीं बदलती, ऐसे लोगों की फितरत कभी नहीं बदलती जो गलत रास्ते पर हो। चोर चोरी से जाए लेकिन अपनी हेरा फेरी से ना जाए, ये कहावत कहीं ना कहीं चरितार्थ है। इसी क्रम में अगर हम सोचे तो मोदी सरकार आज अल्पमत में होने के बाद भी अपने आप को ये प्रदर्शित करने में कहीं चूक नहीं कर रही है कि हम पूर्ण बहुमत की सरकार में हैं। याद कीजिए 2019 से 2024 के बीच में जो भी मंत्री थे, 2024 में शपथ लेने के बाद भी वही मंत्री हैं, वही लोग उसी मंत्रालय को संभाल रहे हैं। जो मंत्री 2024 में हार गए, उस मंत्रालय को दूसरे एमपी शपथ लेकर मंत्रालय को संभाल रहे हैं। नहीं तो अगर वो एमपी अगर जीता होता या वो मंत्री जीते होते तो वही मंत्रालय आज भी उनके हाथ में होता। इसी क्रम में देखें तो लोकसभा का स्पीकर का पद ओम बिरला जी जो 2019 से 2024 तक थे, इस बार मोदी सरकार उनको फिर से 2024 में स्पीकर का पद देने की कोशिश कर रही है, अपने दिमाग में बैठा के रखी थी। विगत कुछ दिनों से 8-10 दिनों से हर दिन ये डिस्कशन में था कि टीडीपी अपना स्पीकर बनाना चाहती, जेडीयू अपना स्पीकर बनाना चाहती, या दोनों कंबाइंड होकर नॉन बीजेपी स्पीकर बनाना चाहते हैं। लेकिन उस समय से अभी तक, यानी कि कल की डेट जो 26 जून है, जिस दिन स्पीकर के पद का अनाउंसमेंट होना है, उस दिन तक बीजेपी ने चंद्रबाबू नायडू या किसी से एक भी बात साझा नहीं की कि स्पीकर किसका होगा। लेकिन आज स्पीकर पद के फॉर्म के भरने के थोड़ी देर पहले तक ही उन्होंने ओम बिरला का नाम बताकर ये कह दिया कि पुराना ही स्पीकर होगा और शायद इससे जेडीयू और टीडीपी दोनों ही कहीं ना कहीं परेशान हो, क्योंकि ओम बिरला 2019 से 2024 में जो 5 साल का कार्यकाल था, उसको हम सभी ने, पूरे देश ने बहुत अच्छे से देखा है। देश के इतिहास में कभी भी 150 सांसदों को संसद से बाहर नहीं निकाला गया, उनकी सदस्यता भंग नहीं की गई, लेकिन ओम बिरला ने बहुत आसानी से काम कर दिखाया। तो जो स्पीकर होता है संसद का, वो किसी पार्टी का नहीं होता है, वो निष्पक्ष होता है। उसको निष्पक्षता से 543 सांसदों की बातें सुननी चाहिए, उनकी बातों को आगे रखना चाहिए। लेकिन अगर ओम बिरला के कार्यकाल को देखा जाए तो पूरी तरीके से बीजेपी के लिए, और बड़ी बात कही जाए तो अमित शाह और मोदी जी के इशारे पर कही गई हर चीज वो करते रहे, और इस चीज को पूरे देश ने देखा और पूरे विपक्ष ने देखा। इसी बात को लेकर विपक्ष अगर देखा जाए तो 240 सीट पाने वाली बीजेपी और 543 में से अगर घटा दें तो 343 सीट पर विपक्ष बैठा है। बीजेपी के अगेंस्ट में विपक्ष बैठा है। लेकिन आज बीजेपी चाहती है कि ओम बिरला ही स्पीकर रहें, क्योंकि उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि अमित शाह और मोदी जी को किसी और पर विश्वास नहीं, और इतने बड़े, इतने सेंसिटिव पद को किसी और को देना नहीं चाहते। आज जब ओम बिरला जी ने अपना पर्चा भरा, उससे पहले, एक दिन पहले की बात करें तो राजनाथ सिंह जी को यह काम सौंपा गया था कि वो सारे विपक्षी दलों के नेताओं से बात करें और सबकी सहमति से स्पीकर का चुनाव हो। इस बात के लिए सबको विश्वास में लें और कन्विंस करके आम सहमति से स्पीकर का चुनाव होना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने कांग्रेस से बात की या इंडिया गठबंधन के विपक्ष से बात की, मल्लिकार्जुन खड़गे जी से बात की, अखिलेश यादव जी से बात की, ममता बनर्जी से बात की, उसके बाद फिर उन्होंने कांग्रेस से बात की, तो कांग्रेस या इंडिया गठबंधन कह लीजिए, उन्होंने बोला कि डिप्टी स्पीकर पद अगर हमें दे देंगे तो हम स्वेच्छा से जिस आदमी को आप बोलेंगे उसको हम
स्पीकर पद के लिए खुद ही वोट कर देंगे और ये हो जाएगा कि हाँ, संसद में आम सहमति से बीजेपी का स्पीकर बन जाएगा। और ये बात फोन पर जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बोला तो राजनाथ सिंह ने बोला ठीक है, मैं आपको इसको बताता हूं। लेकिन आज सुबह 12 बजे तक उनका कोई जवाब नहीं आया और जब ओम बिरला ने अपना पर्चा दाखिल किया तो उसी समय इंडिया गठबंधन में कांग्रेस ने बड़ी अगुवाई लेते हुए अपने सारे घटकों से बात करते हुए के सुरेश को भी ओम बिरला के अगेंस्ट में खड़ा कर दिया, यानी विपक्ष में खड़ा कर दिया। इससे ये पता चलता है आज भारत देश के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि स्पीकर पद के लिए भी इलेक्शन होगा। अब ये इसको मास्टर स्ट्रोक कहें या शतरंज के बिसात पर एक ऐसा मोहरा चल दिया है कांग्रेस ने, जो ये जानती है कि हार जाएगी, लेकिन उसके बाद भी इस मोहरे को इसलिए चला है कि कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में पूरी खलबली मची हुई है। कहीं ना कहीं अमित शाह और नरेंद्र मोदी के चेहरे पर पसीने छूट रहे हैं और आज की रात उनके लिए बहुत भारी पड़ जाएगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आज तक इतिहास में कभी भी स्पीकर पद के लिए इलेक्शन नहीं हुआ है। हमेशा से माना गया है जिसकी सरकार है उसी का स्पीकर होता है। डिप्टी स्पीकर लोग विपक्ष को दे देते हैं अगर मजबूत है तो, लेकिन कहीं ना कहीं ये दिमाग में बीजेपी के भरा हुआ है कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर उनका हो या स्पीकर उनका हो जाए तो डिप्टी स्पीकर जैसे 10 सालों में किसी का नहीं था, इस बार भी हम किसी का नहीं रखेंगे और शिकार करना शुरू कर देंगे 32 एमपीओं का, जिससे उनकी 272 की सीट पूरी हो जाए। लेकिन विपक्ष भी इस बात से तैयार था, इसीलिए उन्होंने प्लान बी तैयार कर रखा था और तुरंत ही के सुरेश का पर्चा दाखिल करवाता है और ओम बिरला के अगेंस्ट में खड़ा कर देता। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा इसमें कि कौन जीतता है। कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन इस बात को भी जानने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती से खड़ा है। अगर हम एक बार को ये सोचें कि इंडिया गठबंधन के घटक दल कल वोटिंग में पक्ष में डालेंगे या विपक्ष में डालेंगे, तो देखिए इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस के सारे एमपी कांग्रेस को ही वोट करेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी आती है समाजवादी पार्टी। इसमें कोई दो मत नहीं है कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ ही खड़ी रहेगी। तृणमूल कांग्रेस का बीजेपी से कितना बढ़िया रिश्ता है ये हम सब जानते हैं, तो तृणमूल कांग्रेस पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन के साथ ही है। डीएमके तमिलनाडु, यानी कि ये मान के चलिए कि इंडिया गठबंधन क्या वो कांग्रेस ही है, इसलिए इसमें कोई दो शक है ही नहीं कि वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं है। उद्धव ठाकरे ग्रुप, याद होगा कुछ दिन पहले ही उद्धव ठाकरे जी ने मोदी जी को ललकार के बोला था कि महाराष्ट्र में आइए, तो ये समझ लीजिए कि आज की डेट में उद्धव ठाकरे 100% इंडिया गठबंधन के साथ हैं और वो कहीं नहीं जाने वाले। ऐसे ही एनसीपी, ये बड़ी पार्टियां हैं। एनसीपी भी इंडिया गठबंधन में ही रहेगी, इनके सारे एमपी इंडिया गठबंधन को ही सपोर्ट करेंगे। फिर आती आरएलडी, सीपीआई, ये सारे ऐसे हैं जो कि इंडिया गठबंधन में है। यानी कि अगर इंडिया गठबंधन के सारे घटक को देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं सारे के सारे इंडिया गठबंधन को ही सपोर्ट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं दिखती है। और यह कदम उठाने से पहले राहुल गांधी जी जरूर से सारे लोगों को टेस्ट कर चुके होंगे, बात कर चुके होंगे कि हमें ये कदम उठाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये प्लानिंग एक दिन या एक घंटे की नहीं होगी, लगभग 4-5 दिनों से चल रहा होगा उनके दिमाग में, तभी उन्होंने ये काम किया है। अब इसी क्रम में अगर हम एनडीए गठबंधन के घटक दल को देखते हैं तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है 240, उसके बाद उनके पास 15 ऐसे घटक हैं जिनके पास 53 सीटें हैं। इन 53 में 4 बड़े ऐसे घटक दल हैं जो कि इनके साथ हैं। पहला टीडीपी चंद्रबाबू नायडू जिनके पास 16 सीटें हैं, जेडीयू नीतीश कुमार, शिवसेना, उसके बाद एलजेपी चिराग पासवान। यही देखना दिलचस्प होगा कि इनमें से कौन से ऐसे लोग हैं जो बीजेपी को वोट नहीं कर सकते और जो अदर्स में बैठे हैं, जो लोग ना एनडीए में थे ना इंडिया गठबंधन में थे, उन लोगों का भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। हो सकता है वो लोग इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर दे, क्योंकि वो लोग इंडिया गठबंधन को पहले से ही मना कर चुके हैं कि हम इंडिया गठबंधन में नहीं आएंगे। इसका मतलब वो इंडिया गठबंधन में अगर सपोर्ट करते हैं और अगर कहीं ये सीट 234 जो इंडिया गठबंधन की वो बढ़कर कहीं 250 या 45 हो जाती है
तो मान के चलिए नैतिक तौर पर इंडिया गठबंधन की जीत है। आज जब उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया है इंडिया गठबंधन ने, तभी से मान के चलिए वो नैतिक जीत है। और बीजेपी की नैतिक हार है यहीं पे पता चलता है, क्योंकि जिस सदन को सब सर्वसम्मति से चलाना चाहिए, उस सदन का स्पीकर अगर आप सर्वसम्मति से नहीं बना पा रहे हैं और आप ये दावा कर रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत में हैं, इसका मतलब मान के चलिए कि अभी से ही बीजेपी की एक नैतिक हार हो चुकी है। और अगर कहीं कल के डेट में बीजेपी हार जाती है तो मान के चलिए सरकार नहीं चलेगी। दूसरा, अगर कांग्रेस गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा दिखता है तो ये मान के चलिए अगले 5 साल या 1 साल जो भी बीजेपी की सरकार चलती है वो अपने आप हर काम नहीं कर सकती, यानी कि डेमोक्रेसी के साथ ही काम करना पड़ेगा, आपको डिक्टेटरशिप के साथ काम नहीं करना पड़ेगा। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस इलेक्शन का रिजल्ट क्या रहता है। लेकिन एक चीज तो जरूर ध्यान रखनी होगी हमें कि एक बार फिर से हमारे देश को मौका है कि डेमोक्रेटिक सरकार फिर से लाई जाए। एक बार फिर से हमारे देश को मौका है कि इंडिया गठबंधन की सरकार आ सकती है। अगर जेडीयू और टीडीपी एक बार चाह लें तो इस बार ये दोबारा मौका भगवान ने उनको दिया है कि इंडिया गठबंधन में शामिल हो और सरकार बनाएं, जो कि कभी इन्हीं दो लोगों ने ही शुरू किया था कि इंडिया गठबंधन बनाया जाए। अगर हमें याद हो तो नीतीश कुमार ने ही इसकी अगुवाई की थी और कुछ सालों से पहले टीडीपी चंद्रबाबू नायडू जी ने ही स्टार्ट किया था कोई थर्ड फ्रंट बनाया जाए। तो ये उनके लिए एक अभी इलेक्शन के बाद एक दोबारा इलेक्शन का चांस मिला है। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या ये लोग इंडिया गठबंधन का साथ देते हैं या एनडीए में ही बने रहते हैं। हमारी पूरी टीम की निगाहें इसी पर लगी हुई है। आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।